और मात्र 1920 से सफर चला 1947 27 साल में देश बट के दो टुकड़ों में बट गया। गांधी जी कहां थे? क्या गांधी जी को आपने मैंने कहीं देखा कि जो गांधी सावरकर के, जो गांधी अंबेडकर के सामने, जो गांधी सुभाष के सामने धरने पे बैठ जाए, उस गांधी को उनको पता चल गया था कि देश का विभाजन हो सकता है, तभी तो उन्होंने बयान दिया कि अगर देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पे होगा। तो गांधी जी और गांधी जी के वारिसों और गांधी जी के जो नकली गांधी इस देश में हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे तो बताएं कि गांधी जी ने जिन्ना जैसे आदमी के सामने, नेहरू जैसे आदमी के सामने धरना, आमंत्रण, अनशन क्यों नहीं किया? एक आमरण अनशन करते, फास्ट टिल डेथ करते, भूख हड़ताल कर देते, अड़ जाते कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, जिना मैं जिंदा हूं मेरे रहते हुए ये देश नहीं बढ़ सकता। लेकिन कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा जिक्र मुझे तो नहीं मिलता, और मिलता है तो फिर उसमें आपकी ईमानदारी नहीं मिलती कि जिस शिद्दत के साथ आपने सुभाष बाबू का इस्तीफा ले लिया था, जिस शिद्दत के साथ आपने बी.आर. अंबेडकर से अपनी बात मनवा ली थी। इतना बड़ा फैसला हो रहा था और गांधी को नहीं पता था। और मैं ये इसलिए नहीं मानता कि फिर गांधी जी ने क्यों कहा कि अगर ये देश बटा तो मेरी लाश पे बटेगा। कहीं गांधी जी ने क्यों नहीं रोका? गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद स्वामी, जिन हिंदुओं को बलात्कारी, लुटेरे, आक्रांता, आतंकवादी मुसलमान मुगलों ने इस देश में कन्वर्ट किया था, वो स्वामी श्रद्धानंद उन लोगों को अपने मूल की तरफ ला रहे थे। उसमें एक रशीद नाम के आदमी ने जब उनकी हत्या की तो गांधी जी ने कहा यह स्वामी श्रद्धानंद की गलती है, रशीद की गलती नहीं है। मैं कैसे मानूं ये कौन सी एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है? ऐसे लोग मेरे आदर्श कैसे हो सकते हैं? उन आदर्श को आप देश पे थोप दीजिए, ठीक है, चलेगा कहानी, लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ बात तथ्यात्मक होनी चाहिए। मैंने अपनी एक सभा में जयपुर में यह सवाल पूछा कि ना मैं नाथूराम गॉडसे को जानता हूं, ना मैं उनकी आइडियोलॉजी को जानता हूं। एक सिंपल सा सवाल है, नाथूराम गॉडसे ने गांधी को मारा जो किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। वो गांधी को न मार के किसी को भी मारते तब भी जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता था। किसी ने जस्टिफाई नहीं ठहराया। उन्होंने एक क्राइम किया, उनकी अपनी सोच थी। उनको लगता था कि देश के इतने बड़े लीडर ने यह भरोसा दे दिया है कि देश बटेगा नहीं और बटने नहीं दूंगा मैं। उनको लगा वो तो गांधी का फॉलोअर था, कि उसको गांधी पे भरोसा था। और कहां महाराष्ट्र में बैठा हुआ गांधी और कहां दिल्ली में गांधी थे। उन्होंने कहा, गांधी ने कह दिया कोई सवाल ही नहीं होता, गांधी सारा तन मन धन लगा देंगे, देश को बटने नहीं देंगे। लेकिन जिस साधारण तरीके से यह देश बट गया, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। पंजाब में 50,000 औरतों का रेप हुआ और उसकी घटना का जिक्र कहीं नहीं है। यह किताब है मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदू इन द पंजाब इन 1947। लिखने वाले का नाम है सरदार गुरबचन सिंह तालिब। गली मोहल्ले का नाम है इसमें, वो लिख के गए। 50,000 महिलाओं का रेप हुआ पंजाब में। इस विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी बंगाल और पंजाब ने भुगती। जब तिरंगा फहरा रहे थे विजनरी प्रधानमंत्री यहां, तब भी गांधी जिंदा थे और उस वक्त पूरे पंजाब में चीखें थी, खून था, शोर था, शोक था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। क्योंकि कुछ लोगों को गद्दी पे जल्दी जल्दी आना था। उनका लगा नहीं तो ऐसा ना हो कि यह मौका हमारे हाथ से निकल जाए। तो गांधी जी, आप अगर एक आमरण अनशन कर देते तो यह देश नहीं बढ़ता, और अगर उसके बाद भी बढ़ जाता तो आज आपसे मैं सवाल नहीं पूछता
या आज की जनरेशन सवाल नहीं पूछती। इतनी हत्याएं हुई, इतनी लाशें बिछी, क्या गांधी जी को इसका अंदाजा नहीं था? या ये अहिंसा का जो फलसफा था, ये सिर्फ अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोई हिंसात्मक आंदोलन न हो? क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाई और कांग्रेस ने गांधी को पैदा किया, और उसमें अंग्रेजों ने मिलकर के गांधी को क्रिएट किया, और पूरा का पूरा फलसफा उनका साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड होता हुआ भारत पहुंचा। उन्होंने अपनी वेशभूषा बदली और भारत के जनमानस को मन में कैसा उन्हें एक्सेप्टेंस होगी वो उन्होंने इख्तियार किया, वो उनका अपना निजी मामला है। और उन्होंने अहिंसा शब्द का इस्तेमाल उसी वक्त किया जब जब अंग्रेजों पे हमला हुआ, जब जब अंग्रेजों का खजाना लूटा गया, वो धरना देते थे। लेकिन इतने लोगों के बावजूद भी गांधी कहां नजर आए? आप पूजा करने बैठ जाएं, आप शांति का पाठ करने लगे, उससे खून की नदियां नहीं रुकी। जो मर गया वो वापस नहीं आया। आपको इतिहास ने महान जरूर बना दिया कि आपने खून की नदियां होने के बाद आप मौन हो गए, तो आपके मौन होने से कुछ हुआ नहीं ना। जब मौन होना था तब आप हुए नहीं, जब मौन नहीं होना था तब आप मौन हो गए। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपने किसको पाला था? लिहाजा मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर गांधी जी ने सही समय पे सही बातें की होती तो आज जो भारत हमारे सामने है, आज भारत की पिछले 5-6 साल से जो सत्ता में लोग आए हैं, वो लगातार इस देश में पिछले कई सौ सालों से जो कुकर्म हुए हैं उन्हें ठीक करने में लगे हैं। और एक ऐसी व्यवस्था उन्हें मिली है जिसमें 30-35 करोड़ लोग इस देश को दोबारा से तोड़ने के कगार पर हैं। इस देश की व्यवस्था के अंदर दीमक की तरह चिपक गए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तो हमारे हक में करे, और हमारे हक में नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट बिक गई है। सुप्रीम कोर्ट बहुसंख्यक समाज के दबाव में आ गई है। तो 3 तलाक पर फैसला करेंगे तो नहीं मानेंगे और फिर उसको बदलवा देंगे पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए राम मंदिर पर फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट से यकीन हट जाएगा। इसलिए आतंकवादी याकूब मेनन को सजा होगी तो सुप्रीम कोर्ट से यकीन हट जाएगा उनका। तो ये जो सेलेक्टिव इस देश में एक समाज को खड़ा किया गया है, झूठ बोलकर बोलकर उन पापों को छुपा छुपाकर, वो समाज आज 2020 में खुली छूट है, उसे खुली छूट है, कुछ भी करें। और हम सत्ता पे बने रहने के लिए हम इस देश में ऐसे ऐसे काम करेंगे कि कोई फर्क पड़े, चाहे संविधान की धज्जियां उड़ जाएं। संविधान की धज्जियों के रहते हुए भी इस देश में हज कमेटी ऑफ इंडिया बनी हुई है, जिसे आपने संवैधानिक दर्जा दे रखा है। इस देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो 1972 में था, इंदिरा गांधी को जरूरत थी तो ये एक एनजीओ को भी दर्जा बहुत स्ट्रांग मिला हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है हवा में 1993 में बना दिया गया। मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट अलग से चल रहा है, दिल्ली का माइनॉरिटी कमीशन अलग से चल रहा है, हर राज्य में चल रहा है। तो हमने तो इतने गड्ढे खोद दिए हैं कि आप इस देश को बचाने, इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाने वाली सरकारें भी अगर अगले 50 साल तक लगातार लाते रहें और समाज में चेतना जगाते रहें, तब जाकर के शुरू होगा कि अब भारत शुरू हुआ है। अभी तो भारत के जो कोण हो गए हैं, जो लकवाग्रस्त इस भारत को कर दिया गया है, उसको ठीक कर रहे हैं। और वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते क्योंकि इस देश में इतनी भयानक ताकतें हैं कि सच को सच मानने के लिए भी शाहीन बाग पर बैठ जाएंगी। और जब वो शाहीन बाग पर बैठ जाएंगे तो भारत की सुप्रीम कोर्ट, जिसके अपने आदेश के तहत जिसे सैंक्शन मिली हुई है कि भारत में जिसको धरना प्रदर्शन करना है वो पार्लियामेंट थाने में जाके अर्जी देगा, और एक जंतर मंतर नाम की जगह बनी हुई है, वहां आप इतने दिन तक इतने लोगों से ज्यादा लोग नहीं ला सकते, और उसके अलावा दिल्ली में धरना नहीं होगा। लेकिन भीड़ तंत्र को आपने पिछले 70 सालों में इतना मजबूत किया है कि वो भीड़ तंत्र भारत के
एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक को महीनों जाम रखता है। भारत सरकार उससे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में महान जजेस कहते हैं कि हम कोई इंटरलुकर भेज रहे हैं, वो जाके हमारे नुमाइंदे की तौर पे बात करें। कभी सुना इससे पहले कि भारत की न्यायपालिका घुटनों के बल आ गई हो, बौनी हो गई हो? तो यहां तो वो ये कहते हैं कि भाई अपने नागरिक हैं, उन्हें कैसे ऐसा कर दें। तो ये नागरिक उन्हें शाहीन बाग पे नजर आते हैं और कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले नजर आते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से लगी सीमा हरियाणा के अंदर एक आश्रम को खाली कराने गई जाने वाली पुलिस, उनको रोकने वाले आम नागरिक, न जब बंदूक थी, न पत्थर था, न डंडा था, वो उनको जाने पर रोक रहे थे। वो उनका अधिकार था, आप उन पे लाठी चला सकते थे, लेकिन लाठी नहीं चली। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक गोली चलाई, 34 लोग गोली लगने से मार दिए गए। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा कि यह मानव अधिकारों का हनन है, नहीं पूछा। लेकिन शाहीन बाग में कहते हैं कि कैसे ऐसे उनके ऊपर बल प्रयोग करके हटाया जा सकता है। तो इस देश में फिर यह छूट सबको दे देनी चाहिए ना। फिर भारत की पार्लियामेंट के सामने भी धरना लगेगा 20 दिन तक, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। और धरना की जायज मांग हो, नाजायज मांग हो, लेकिन यही होगा। लेकिन उस पर जब नियम बना तो आप भारत सरकार की बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि धरना इस देश के नागरिकों का अधिकार है। अरे इस देश को तो धरने की इस परंपरा ने, इस संस्कृति ने दबाव में बर्बाद कर दिया। धरने ही और प्रदर्शन के लिए तो यह देश रह गया है। कोई बिल आया तो धरना प्रदर्शन, कोई कानून आया तो धरना प्रदर्शन, कोई फैसला आया तो धरना प्रदर्शन। और ताज्जुब की बात यह है कि आप देखिए कि खुल्लम खुल्ला है, कोई पूछना नहीं चाहता। अरे सवाल तो पूछो, 2020 का भारत है, अब कौन से यहां अंग्रेज हैं? तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज के दिन जब हम चर्चा करें तो चर्चा को ईमानदारी से करें।